अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटीए टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने विजुअल फिजियोलॉजी में जो टॉपिक देखना है वो है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम एंड टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। तो ये स्प्लीन में आपके पास बेसिकली प्रेजेंट होता है और हमने पहले भी एरिथ्रोपोइसिस में पढ़ा था कि स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसीज की, जिस वजह से जिसमें रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स के सिस्टम के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और आरबीसीज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। तो इसमें इसको मैक्रोफेज सिस्टम भी कहते हैं या टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम भी कहते हैं। ये प्रिमिटिव फैगोसिटिक सेल्स इसके अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका डिफेंस मैकेनिज्म में। और इसमें आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, एंडोथीलियल लाइनिंग मिलती है, वास्कुलर एंड लिम्फ चैनल्स की कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं और सम ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, लिवर, लंग्स, लिम्फ नोड्स या बोन मैरो। उसके बाद मैक्रोफेज जो है वो आपको पता है एक लार्ज फैगोसिटिक सेल होता है जो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कराता है, यानी फॉरेन हार्मफुल पार्टिकल्स को इंजेस्ट करके डिस्ट्रॉय करा देता है। तो ये मोनोसाइट से डिराइव होता है या फॉर्मेशन इसकी मोनोसाइट्स होती है। फिर क्लासिफिकेशन अगर देखें इन दो इसकी रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के सेल्स की, तो उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स और एक होते हैं वेंडरिंग रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स और वेंडरिंग रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। देन आपके पास फिक्स जो हैं वो आपके टिश्यू मैक्रोफेजेस भी उनको कहा जाता है या फिक्स हिस्टियोसाइट्स भी कहते हैं। और ये जो हैं आपके पास टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। और ये टिश्यू मैक्रोफेजेस जो हैं वो आपके कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, कनेक्टिव टिश्यू में, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड, साइनोसॉइड में, रेटिकुलम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लंग्स और सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो वेंडरिंग आपके सेल्स आ जाते हैं वो आपके उसको फ्री हिस्टियोसाइट्स भी कहते हैं। वेंडरिंग का मतलब होता है कि इधर उधर फ्रीली सर्कुलेट करना, तो उसको आप फ्री हिस्टियोसाइट्स इसलिए कहते हैं। और टू टाइप्स होती हैं इनकी, जो इसमें फ्री हिस्टियोसाइट्स ऑफ ब्लड आ जाते हैं और फ्री हिस्टियोसाइट्स ऑफ सॉलिड टिश्यू आ जाते हैं। फ्री हिस्टियोसाइट्स ऑफ ब्लड में आपके पास न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स आ जाते हैं और सॉलिड टिश्यूज़ में आपके पास जो है कनेक्टिव टिश्यू में जो प्रेजेंट होते हैं उनको आप कहते हैं। फिर फंक्शंस इसके आ जाते हैं। फंक्शंस में आपके पास सबसे पहला है फैगोसिटिक फंक्शन। फैगोसिटिक फंक्शन के इसमें जो मैक्रोफेज सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके हार्मफुल पार्टिकल्स को इंजेस्ट करते हैं और डिस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। और जब भी कोई फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये करते हैं इंजेस्ट और उसके बाद लिबरेट कर देते हैं एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स आपके ऑर्गेनिज्म में। और एंटीजेंस जो हैं वो एक्टिवेट करते हैं आपके हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को और बी लिम्फोसाइट्स को, जो हमने इम्यूनिटी में पढ़े थे। और लाइसोसोम जो हैं मैक्रोफेजेस के, वो उसके अंदर आपके पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और लाइपेजेस होते हैं जो आपके डिस्ट्रॉय कर देते हैं या डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को और फॉरेन बॉडीज़ को। फिर सिक्रीशन ऑफ बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स आ जाता है या रिलीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स। तो उसमें आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं, सुपर ऑक्साइड आ जाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल आइंस आ जाते हैं। ये जो है पोटेंट बैक्टीरियासाइडल एजेंट्स होते हैं, मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। और बैक्टीरिया जो है डाइजेस्ट होता है लाइसोसोमल एंजाइम से, लेकिन डिग्रेडेशन उनकी इनके बैक्टीरियासाइडल एजेंट्स की वजह से होती है, जिसमें आपके पास ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल आइन आ जाते हैं। थर्ड आ जाता है आपके पास सिक्रीशन ऑफ इंटरल्यूकिन्स। तो ये इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ करते हैं। इंटरल्यूकिन 1 जो है वो मेचोरेशन और प्रोलिफरेशन कराता है बी लिम्फोसाइट्स की, और टी लिम्फोसाइट्स की। 6 जो है वो बी की ग्रोथ कराता है बी लिम्फोसाइट्स की और प्रोडक्शन कराता है एंटीबॉडीज़ की। जो 12 है वो टी हेल्पर सेल्स की एक्शन को स्टिमुलेट करता है। फिर आ जाता है सिक्रीशन ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF। इसमें TNF अल्फ़ा भी आ जाएगा और TNF बीटा भी आ जाता है। TNF अल्फ़ा जो है वो नेक्रोसिस कराता है ट्यूमर की और एक्टिवेट करता है आपके इम्यून रिस्पॉन्स को बॉडी में। और जो बीटा है वो आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट करता है और वास्कुलर रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है इन रिस्पॉन्स टू मिनिमाइज नेक्रोसिस ऑफ ट्यूमर। फिर आ जाता है सिक्रीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर
देन आपके पास ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, ये इम्यूनो सप्रेशन में रोल प्ले करता है। सिक्रीशन ऑफ क्लूनी स्टिमुलेशन फैक्टर आ जाता है, क्लूनी स्टिमुलेशन फैक्टर ये क्या करवाता है, ये आपको पता है कि क्लूनी स्टिमुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके मेगा करियोसाइट्स या मोनोसाइट्स बनाते हैं और अल्टीमेटली वो आपके ब्लड सेल्स बनाते हैं। सिक्रीशन ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर आ जाता है, ये आपका रिपेयर करता है डैमेज ब्लड वेसल्स को। फिर रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड सिलिकॉन, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिनाइल आरबीसी और डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। देन आपके पास नेक्स्ट इसमें मतलब स्प्लीन में ये प्रेजेंट होता है, तो हम एक स्प्लीन का ओवरव्यू देख लेते हैं कि स्प्लीन कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्प्लीन की बात करें तो ये लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है बॉडी में और हाईली वास्कुलर होता है इन नेचर। इसमें जो है आपके पास 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर सीरियस कोट होता है और एक इनर फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल होता है। कैप्सूल में जो है ट्रेबेक्युलर या ट्रेबेक्युलर नेटवर्क जो है वो बना होता है। ट्रेबेक्युलर मतलब चैनल्स लाइक नेटवर्क एक बना होता है सेल्स का। ये इसमें जो है कैप्सूल, ट्रेबेक्युले और ट्रेबेक्युलर नेटवर्क जो है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स और रेटिकुलर सेल्स होते हैं। फिर पेरेन्काइमा होता है, एक पेरेन्काइमा फंक्शनल यूनिट होता है स्प्लीन का और इसको डिवाइड किया जाता है इनटू 2 दैट आर रेड एंड वाइट पल्प। रेड पल्प जो है उसमें वीनस साइनस प्रेजेंट होता है और कॉर्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस और मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं। और वाइट पल्प जो है वो उसमें एक सेंट्रल आर्टरी आपको मिलती है जो सराउंडेड होती है बाय स्प्लीनिक आर्टरी या स्प्लीनिक सेल्स, कॉर्पसल्स उसको कहते हैं, और मेलफिजियन कॉर्पसल्स। ये कॉर्पसल्स जो हैं या सेल्स लिम्फेटिक शीट बनाते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस में सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब इसका हीमोपोइटिक फंक्शन है। हीमो मतलब हीम मतलब ब्लड और पोइटिक मतलब सिंथेसिस, हीमोपोइसिस। ये सारे ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है या उनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है इन एम्ब्रियो। उसके बाद आपके पास आ जाता है हेपेटिक स्टेज में जो है स्प्लीन ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ लिवर, और माइलॉइड स्टेज में जो है वो लिवर और बोन मैरो के साथ साथ ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। फिर आ जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। उसमें हमने बड़ी दफ़ा पढ़ा है कि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन 120 डेज़ के बाद उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद जो है स्प्लीन में होती है बाय रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स या मैक्रोफेजेस ऑफ रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। तो उसको इसीलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं, इसीलिए डिस्ट्रक्शन इनका फंक्शन होता है। तीसरा आ जाता है ब्लड रेजर्वायर फंक्शन। ये ब्लड को स्टोर कर लेते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है स्प्लीन में कि ये ब्लड को स्टोर कर लेती है। तो इसमें आपके पास आ जाता है कि स्प्लीन जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को स्टोर कर लेती है, और जब फंक्शन ये एनिमल्स में ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। और उसके बाद आपके पास ब्लड रिजर्वायर, आप इसको क्यों कहते हैं स्प्लीन को, क्योंकि इसमें आरबीसी जो हैं वो ग्रेटर अमाउंट में जो है वो स्टोर हुए होते हैं। फोर्थ इसमें आ जाता है रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यूनिटी। फिर आपके पास अप्लाइड फिजियोलॉजी आ जाती है जिसमें स्प्लीनोमेगैली एंड हाइपरस्प्लीनिज्म। स्प्लीनोमेगैली का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। मेगैली मतलब मैगा सा वर्ड निकला है लार्ज, और स्प्लीनो मतलब स्प्लीन, तो एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन उसको स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्प्लीन को हाइपरस्प्लीनिज्म कहेंगे, हाइपरस्प्लीनिज्म इंक्रीज, और ये एक्टिविटी ऑफ स्प्लीन या फंक्शंस ऑफ स्प्लीन कह लें। उसके बाद आपके पास डिजीज़ जो कॉज कर सकती हैं आपकी स्प्लीनोमेगैली, उसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ आ जाते हैं जैसे मलेरिया, टाइफॉइड और टीबी। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है। लिवर डिजीज़ हो सकती हैं, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक स्पीरोसाइटोसिस। स्पीरोसाइटोसिस क्या होता है? स्पीरोसाइटोसिस होता है इरेगुलर शेप ऑफ आरबीसीज या ब्लड सेल्स की शेप चेंज हो जाना, डिस्टॉर्शन आ जाना उसमें, उसको कहते हैं स्पीरोसाइटोसिस। उसके बाद सिस्ट इन स्प्लीन, हॉजकिंस डिजीज, ग्लैंडुलर फीवर। इफेक्ट्स ऑफ स्प्लीनोमेगैली क्या हो सकते हैं? हीमोलाइसिस हो सकता है, मतलब रप्चर ऑफ आप कह लें कि ब्लड वेजल्स। उसके बाद ल्यूकोपीनिया,
डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल्स काउंट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम। देन आपके पास आ जाता है हाइपोस्प्लीनिज्म एंड एस्प्लीनिया। हाइपोस्प्लीनिया का मतलब है डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ स्प्लीन, और एस्प्लीनिया का मतलब है कि अगर स्प्लीन का रिमूवल कर दिया जाए किसी सर्जरी में तो उसके बाद उस कंडीशन को आप कहेंगे एस्प्लीनिया, मतलब उसमें एब्सेंट है स्प्लीन या उसको सर्जरी से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद इसमें आ जाता है ये किन किन कंडीशंस में हो सकता है, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ स्प्लीन फंक्शन में हो सकता है, या एक्वायर्ड थ्रू सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन, या जिसको स्प्लीनेक्टमी भी कहते हैं। जहाँ पे भी एक्टमी का वर्ड लगा होता है उसका मतलब होता है सर्जरी या रिमूवल, परमानेंट रिमूवल थ्रू सर्जरी। और जो डिजीज़ ऑटो फिर एक्वायर्ड थ्रू सम डिजीज़ आ जाती हैं जिसमें स्प्लीन की डिजीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से फंक्शन उसका डिस्टर्ब हो जाए, तो उसमें ऑटो स्प्लीनेक्टमी आ जाती है। ऑटो स्प्लीनेक्टमी का मतलब होता है कि जिसमें स्प्लीन के ही सेल्स उसकी फंक्शनिंग को डायमिनिश या डिक्रीज़ करना शुरू करते हैं, उसको आप कहते हैं ऑटो स्प्लीनेक्टमी। फिर आपके पास आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम एक क्लोज लिम्फ है, ये आपने एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा। लिम्फ चैनल्स और लिम्फ वेजल्स को कहते हैं थ्रू विच लिम्फ फ्लोज। ये एक वन वे सिस्टम है जिसमें लिम्फ फ्लो करता है। ऑर्गेनाइजेशन इसकी होती है कि ये अराइज करता है फ्रॉम द टिश्यू स्पेसिस एज मेशवर्क ऑफ डेलिकेट वेजल्स। इन वेजल्स को आप कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज, और ये जो कैपिलरीज हैं वो स्टार्ट होती हैं टिश्यू स्पेसिस से और एंड होती हैं इनटू ब्लाइंड एंडेड टर्मिनल्स कॉल्ड कैपिलरी बल्ब्स। तो सबसे पहले आपके पास आ गई लिम्फ कैपिलरीज। देन लिम्फ बल्ब्स या कैपिलरी बल्ब्स। फिर आपके पास आ जाता है ये कंटेन करती हैं अपने अंदर ये वेल्व्स होती हैं इनके अंदर कैपिलरी। उसके बाद इनके अंदर वेल्व्स होती हैं जो फ्लो ऑफ लिम्फ को इन वन डायरेक्शन जो है वो परमिट करती हैं, अलाउ करती हैं। और इसमें कुछ मसल फाइबर्स होते हैं अराउंड द कैपिलरी बल्ब, और उसके अलावा आपकी जो है लिम्फ पुश किया जाता है थ्रू दीज वेजल्स इनटू अनदर स्ट्रक्चर, और ये कैपिलरीज लार्जर यूनाइट होके लार्जर लिम्फेटिक वेजल्स बनाती हैं। उसके बाद वहाँ से जो है वो ड्रेनेज स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये सारी होती है ड्रेनेज। लिम्फेटिक सिस्टम की जो है लार्ज लिम्फ वेसल्स जो हैं वो अल्टीमेटली आपकी बनाती हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट और राइट थोरेसिक डक्ट। और जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो आपकी ओपन होती है राइट सबक्लेवियन वेन में, और आपका जो है राइट थोरेसिक डक्ट जो है वो आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन होती है। देन इसका जो ड्रेनेज है थोरेसिक डक्ट जो है वो लिम्फ ड्रेन करती है फ्रॉम द 2/3 ऑफ टिश्यू स्पेसेस इन द बॉडी, और आपकी जो है बाकी पूरी बॉडी से वो ड्रेन करती है लिम्फ को। सिचुएशन ऑफ लिम्फ वेसल्स उसमें आ जाता है डीपर लेयर्स ऑफ स्किन में प्रेजेंट हो सकती हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, डायाफ्राम, वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ओमेंटम, लाइनिंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक्सेप्टल वियोलाई, लाइनिंग्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट। इसका स्ट्रक्चर आगे लिम्फ नोड्स बताई गई हैं कि लिम्फ नोड्स एक स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके लिम्फ वेसल्स के पाथवे में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती हैं, और इनको लिम्फ ग्लैड्स या लिम्फेटिक नोड्स कहा जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर है एक डायग्राम बनी हुई कि आउटर लेयर को आप कैप्सूल कहते हैं, फिर उससे अंदर वाली लेयर को आप कॉर्टेक्स कहते हैं, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद पैराकॉर्टेक्स आ जाता है, फिर इसमें इफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल है, आर्टरी है, वेन है हाइलम के पास से जो एंटर हो रही होती है, मेडुला है, जर्मिनल सेंटर होता है, और आपके पास होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल और सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल। फिर फंक्शंस आ जाते हैं लिम्फ नोड्स के। ये क्या करते हैं एज अ फिल्टर सर्व करते हैं और आपके बैक्टीरिया को या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फिल्टर आउट कर देते हैं फ्रॉम द लिम्फ, और इसके लिम्फ नोड्स के फंक्शन में आ जाता है कि फिल्टरेशन में हेल्प करते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव कर देते हैं और प्रोटीन्स और लिपिड्स को अंदर ही रहने देते हैं। बैक्टीरिया और अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय मैक्रोफेजेस ऑफ लिम्फ सिस्टम। फिर अप्लाइड फिजियोलॉजी आ जाती है जिसमें स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स है। स्वेलिंग जब भी होती है तो इन्फेक्शन की वजह से होती है लिम्फ नोड की, और ये जो है पेन कॉज कर सकता है या पेनफुल हो सकता है।
कॉमन कॉज इसका इन्फेक्शन होता है। लिम्फ नोड जो है सिचुएटेड नियर एन इन्फेक्टेड एरिया वो इमीडिएटली स्वेल कर जाती हैं। कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? स्किन इन्फेक्शन ऑफ आर्म जो है वो एक्जिला में जो है वो कॉज कर सकता है लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग। टॉन्सिलाइटिस या थ्रोट इन्फेक्शन जो है वो नेक के लिम्फ नोड्स को स्वेल कर सकता है। इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स या लेग जो है वो लिम्फ नोड्स इन ग्रोइनल रीजन जो है उसमें अफेक्ट कर सकता है। वायरल इन्फेक्शन सच एज ग्लैंडुलर फीवर जो है वो आपकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में अफेक्ट कर सकता है लिम्फ नोड को। कैंसर जो है वो आपकी, अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर है तो वो आपकी आर्मपिट या एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर सकता है। थ्रोट कैंसर है तो वो आपकी नेक के लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट। लंग है तो वो आपकी चेस्ट की। ब्रेस्ट कैंसर आपकी आर्मपिट। इंटेस्टाइनल कैंसर एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स। और लिम्फोमा जो हैं वो ल्यूकीमिया वो स्वेलिंग कॉज करते हैं आपकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। फिर फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ है। लिम्फ जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फॉर्मेशन उसकी होती है ड्यू टू परमेबिलिटी ऑफ लिम्फ कैपिलरीज। और जब ब्लड पास करता है वाया द ब्लड कैपिलरीज इन द टिश्यूज 9/10 ऑफ द फ्लूइड जो है वो पास कर जाता है इनटू वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज फ्रॉम द आर्टीरियल एंड। और जो रिमेनिंग 1/10 रह जाता है वो आपका एज अ लिम्फ फ्लो करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एडिशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। टिश्यू फ्लूइड इन लिवर एंड जीआईटी जो है वो उसमें प्रोटीन और लिपिड सब्सटेंसेस ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोटीन और लिपिड जो हैं वो वहाँ से एंटर हो जाते हैं इसके अंदर या एड अप हो जाते हैं। कंसंट्रेशन आ जाती है जब लिम्फ पास करता है थ्रू द लिम्फ नोड्स। वो कंसंट्रेशन उसकी होती है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते। फिर रेट ऑफ लिम्फ फ्लो आ जाता है 120 ml ऑफ लिम्फ फ्लो जो है वो पर आवर जो है वो फ्लो करता है। उसके बाद फैक्टर्स इंक्रीजिंग लिम्फ फ्लो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, ब्लड कैपिलरी प्रेशर, सरफेस एरिया ऑफ लिम्फ कैपिलरी आ जाता है, परमेबिलिटी ऑफ लिम्फ कैपिलरीज और फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ टिश्यूज़। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ जो है वो एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड है। फंक्शंस ऑफ लिम्फ जो है उसमें रिटर्न प्रोटीन्स फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यू आ जाता है। देन आपका लास्ट टॉपिक है एडीमा, स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन को कहते हैं एडीमा। उसके बाद आपके टिश्यू फ्लूइड भी इसको कहते हैं। ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें सेल्स जो हैं वो वॉश किए जाते हैं या बाथ होते हैं, तो ऐसे फ्लूइड को आप टिश्यू फ्लूइड कहते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। 20% ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है? फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन से। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस था, स्टार्लिंग हाइपोथेसिस नहीं कहा था, डिटर्मिनेशन इसकी की जाती है। इट स्टेट्स दैट नेट फिल्ट्रेशन थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन माइनस द ऑनकोटिक प्रेशर डिफरेंस। रीएब्जॉर्प्शन होती है इसकी, फिर वो आर्टीरियल और वीनस एंड पे किस तरह से होती है? आर्टीरियल एंड पे होगी, फिर कुछ 10% जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स में हो जाती है। अप्लाइड फिजियोलॉजी आ जाती है। स्वेलिंग कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यूज़ को कहते हैं। ये जनरलाइज हो सकती है, लोकल हो सकती है, और इंट्रासेलुलर डीमा हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डीमा हो सकता है। इंट्रासेलुलर जो है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से या पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर डीमा जो है वो आपका एबनॉर्मल लीकेज की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स की वजह से हो सकता है, एडीमा ड्यू टू हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडीमा, एडीमा ड्यू टू रीनल फेलियर, और एडीमा ड्यू टू डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, एडीमा ड्यू टू इंक्रीज्ड एंडोथेलियल परमिबिलिटी। और लास्ट में आपके पास आता है पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडीमा। तो पिटिंग एडीमा ऐसे एडीमा को कहते हैं जहाँ पे आप प्रेस करें, स्वेलिंग हुई हो वहाँ पे प्रेस करें फिंगर, और उसके बाद जब रिलीज़ करें तो विदिन 10 सेकेंड वो अगर वहाँ पे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, कोई पिट या होल क्रिएट या डिप्रेशन क्रिएट नहीं करता, तो ऐसे को नॉन पिटिंग एडीमा कहेंगे। और अगर वहाँ पे पिट क्रिएट हो जाए तो उसको आप कहेंगे विदिन 10 सेकेंड्स वो पिट रिजॉल्व ना हो, तो आप उस टाइप को कहते हैं पिटिंग एनीमा। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।